at my favorite channel, Made and to Teach, the channel devoted to students, a channel committed for your bright future. So हम लोग बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की। हम लोग फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट किए थे और हम लोग लास्ट क्लासेस में समझ रहे थे लीफ की बात किए, पत्तियों की बात कर रहे थे। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस लीफ में ही होता, पत्तियों में होती है, इसीलिए हमें पत्तियों को थोड़ा विस्तार से समझना आवश्यक है। इट डजंट मैटर कि आप क्लास 10th में है, 11th में है, डजंट मैटर, क्योंकि मेरी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होगी। लास्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोमाटा की बात किए थे। आज हम लोग स्टोमाटा के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्टोमाटा वास्तव में क्या होता है? स्टोमाटा एक पोर होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं वातरंध्र। ये एक पोर होता है। स्टोमाटा या वातरंध्र एक पोर होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, माइक्रोस्कोपिक छिद्र होता है, जिसके द्वारा पत्तियां वायुमंडल से गैस एक्सचेंज करती है, यानी कुछ गैस अवशोषित करती है और गैस रिलीज करती है। जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वायुमंडल से पत्तियों के अंदर मीन्स पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड वातरंध्र या स्टोमाटा से आती है और पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? यस, पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में। अब क्लोरोप्लास्ट के दौरान ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज तो ट्रांसफर हो जाता है ना प्लांट में, ताकि वो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा सके। लेकिन जो ऑक्सीजन जो बनता है, अब वो ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट होता है। ऑक्सीजन का प्लांट यूज नहीं करता, वो बाय प्रोडक्ट होता है, बेस्ट होता है उनके लिए। तो वो बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है वायुमंडल में। इस तरह से पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलती है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि फोटोसिंथेसिस में यानी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमाटा के द्वारा होता है। अब स्टोमाटा की रचना की बात करेंगे तो स्टोमाटा कुछ नहीं है। स्टोमाटा की अगर बात करते हैं तो इसमें दो गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? गार्ड सेल्स। स्टोमाटा हम लोग पढ़े भी थे कि स्टोमाटा गार्ड सेल्स के बीच बॉन्डेड होता है। अब गार्ड सेल क्या है? सबसे पहले गार्ड सेल्स की बात करेंगे। स्टोमाटा की जहां बात आएगी वहां गार्ड सेल्स की बात आएगी। गार्ड सेल क्या है? गार्ड सेल्स आर पेयर ऑफ bean-shaped cells that surround stomata. गार्ड सेल क्या है? बीन शेप, बीन के आकार का, सेम की फली देखे है ना, सेम या सेम की आकार का होता है, तो ये बीन शेप्ड सेल होता है। या राजमा होता है, राजमा के आकार का होता है, तो ये बीन शेप्ड सेल होता है, इस तरह से होता है। और ये जो सेल होता है, इस सेल की विशेषता है इसका जो उत्तल सिरा होता है, कॉन्वेक्स सिरा होता है, ये अंदर की ओर होता है, और कॉनकेव सिरा यानी अवतल सिरा होता है, ये बाहर की ओर होता है। और इसकी रचना ये रफ है। इसकी रचना की बात करें तो ये कुछ इस टाइप का होगा, एक सिरा थोड़ा पतला होगा और एक सिरा मोटा होगा, ये होगा, और दूसरा इसके जस्ट अपोजिट होगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये मोटा पतला हो गया, इस तरह से। ये आपका हो गया, ये क्या है? गार्ड सेल। यही आपका अपना गार्ड सेल है, हम इसी की बात कर रहे हैं। गार्ड सेल में क्या होता है? क्योंकि ये समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा की। मीन्स स्टोमाटा खुलता और बंद होता कैसे? क्योंकि हमें पता है कि जब स्टोमाटा ओपन कब होता है? जब स्टोमाटा में वाटर कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। हम ये भी समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि गार्ड सेल क्या है। तो कहता है गार्ड सेल्स बीन शेप्ड सेल ऑर्गेनल है जो स्टोमाटा को घेरे रहता है। स्टोमाटा किसे पाया जाता है? ये प्लांट की पत्तियों में पाए जाते हैं। और हम लास्ट क्लास में, नहीं तो मेरा इससे पीछे का क्लास देख लीजिए, उसमें हमने बता रखा है
कि स्टोमाटा की किस प्रकार की पत्ती में कितने स्टोमाटा पाया जाता है। कुछ पत्तियों में स्टोमाटा एक ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, कुछ में नीचे के हिस्से में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है वो आप डिटेल में देख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन प्लांट लीफ डिपेंड ऑन टाइप ऑफ प्लांट एंड हैबिटेट। यानी कह रहा है क्या कि किसी भी प्लांट में किस प्लांट के लीफ में, किस प्लांट की पत्तियों में कितने स्टोमाटा होंगे, किसी प्लांट के पत्ती में, किस पौधे की पत्ती में कितने स्टोमाटा होंगे, ये किस बात पर निर्भर करेगा? पत्ती कैसा है, आकार कितना है, किस रीजन में है, फोटोसिंथेसिस कितना करना है, यानी टाइप ऑफ प्लांट एंड हैबिटेट, प्लांट के टाइप पर डिपेंड करेगा। जैसे देखें ना कि कुछ पत्तियां चौड़ी होती है तो चौड़ी का मतलब उसमें ज्यादा स्टोमाटा है, कुछ पत्तियां लंबी होती है, कुछ पत्तियां बड़ी होती है, कुछ पत्तियां छोटी होती है, कुछ पत्तियां मोटी होती है, कुछ पत्तियां पतली होती है। तो ये डिटरमाइन करता है कि उस पत्तियों में कितने स्टोमाटा पाए जाएंगे। क्लियर? अब बात करेंगे कि अगर हम, चूंकि अभी इसकी बात नहीं करें, इसके लिए तो हम अलग से बात करेंगे ना, कितने स्टोमाटा पाए जाएंगे ये भी बताएंगे, प्लांट डेंसिटी की बात करेंगे, ये आपके लिए है। आप देखिए कि किस प्लांट में स्टोमाटा की डेंसिटी क्या होगी। हम अभी बात करने के लिए बैठे हैं गार्ड सेल के बारे में। अभी तक क्या पढ़े हैं कि गार्ड सेल विन शेप्ड सेल है जो स्टोमाटा के चारों तरफ पाया जाता है। देखिए इतना याद रखिएगा, गार्ड सेल विन शेप्ड सेल है जो स्टोमाटा के चारों तरफ पाया जाता है। अब गार्ड सेल्स की अगर बात करते हैं तो गार्ड सेल के मेन ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं? मेन ऑर्गेनल कौन कौन से हैं? गार्ड सेल, चूंकि सेल है तो प्रश्न उठता है क्या क्या कि सेल के सारे ऑर्गेनल, एक कोशिका में जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, क्या सारे के सारे सेल ऑर्गेनल गार्ड सेल में ही पाए जाते हैं क्या? नहीं, गार्ड सेल्स में सेल के सारे सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं। इट इज बिकॉज गार्ड सेल एक स्पेशलाइज्ड सेल है। गार्ड सेल्स को बहुत सारी फंक्शंस नहीं करनी है, गार्ड सेल को सिंपल सा फंक्शन क्या करना है, तो वो करना है प्लांट और एटमॉस्फेयर के बीच सब्सटेंसेस का एक्सचेंज, प्लांट और एटमॉस्फेयर के बीच सब्सटेंसेस का एक्सचेंज, और ज्यादा कुछ नहीं। इसको हम लोग वर्कर सेल भी कह सकते हैं, है ना। सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन रिलीज किया, वाटर ज्यादा हो गया, वाटर वेपर रिलीज किया, वाटर वेपर लेगा नहीं, है ना। ये इसका काम सिर्फ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए अब्सॉर्ब करना, और जो बाई प्रोडक्ट बना, चाहे वो वाटर हो या ऑक्सीजन, इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करना। तो इसमें अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बात किए माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? तो कह रहा है क्या क्या यह सेलुलोज का माइक्रोफाइब्रिल है। माइक्रोफाइब्रिल का मतलब होता है पतली पतली नलिका नुमा रचनाएं, पतली पतली नलिका नुमा रचनाएं। तो ये इसमें पाया जाता है पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स। चूंकि इसका मेन काम क्या है, मेन क्या है, एक्सचेंज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। इसका मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करता है। तो कह रहा है इट कंट्रीब्यूट टू टर्जिडिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ गार्ड सेल्स। पहली बात हो गई माइक्रोफाइब्रिल्स की। माइक्रोफाइब्रिल क्या है? ये इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और इट इज सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल, सेलुलोज का बना हुआ फाइब्रिल है। माइक्रो मीन्स बहुत पतली पतली, और फाइब्रिल फाइबर तंतुमय रचनाएं होती है, बहुत पतली पतली फाइब्रिलर रचनाएं होती है, जो इट कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स को बनाने में और डेवलप करने में हेल्प करता है। कौन? माइक्रोफाइब्रिल। किसमें हेल्प करता है? यस, गार्ड सेल्स को बनाने और उसको डेवलप करने, विकसित करने में।
Cellulose microfibrils of guard cells are arranged as hoops around circumference of guard cells. यानी कहने का मतलब ये चीज जो अरेंज होता है गार्ड सेल्स में, इस तरह से पतली पतली रचना इस तरह से अरेंज होगी, इस तरह से, यानी एक सिरे पर कॉम्पैक्ट होगा, यानी बहुत सकरा होगा, और एक सिरे पर चौड़ा होगा। इस तरह से ये गार्ड सेल्स अरेंज होगा। जो अच्छा, तो ये हो गया। अभी तक फर्स्ट हम बात किए थे क्या, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल, ये पूरे गार्ड सेल्स में इस तरह से ये बिखरी हुई रहती है, ये गार्ड सेल्स में, और ये हुब्स के रूप में रहती है। तो अभी तक इसके बारे में हम क्या समझे थे कि गार्ड सेल्स किसी का पहला रचना होगी माइक्रोफाइब्रिल, जो सेलुलोज का बना होता है, या सेलुलोज का बना होता है जो आप गार्ड सेल्स के सरकमफ्रेंस में अरेंज्ड होता है, पहला रचना। दूसरा हो गया, फर्स्ट रचना हो गया, दूसरा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी रचना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब हम सेल में पढ़े थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। कौन कौन? रफ एंड स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें अगर हम बात करते हैं गार्ड सेल्स की, तो गार्ड सेल्स में मोस्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इसमें गार्ड सेल्स में बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा पाया जाता है, जो किसमें काम होता है? यस, प्रोटीन सिंथेसिस पहले पढ़े। और इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी जो इसमें गार्ड सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो काम है। पहला क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। पहला है प्रोटीन सिंथेसिस, इसका पहला काम हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। और दूसरा काम है फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स। फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स, ठीक है। हम बात कर रहे थे पहला माइक्रोफाइब्रिल, ये सेलुलोज का बना हुआ फाइब्रिल होता है, जो कह सकते हैं कि आपकी टर्जिडिटी प्रोवाइड कराता है। मतलब अगर आपको स्टोमाटा को खुलना है ना, खुलना है तो क्या होगा? गार्ड सेल्स स्वेल करेगा, है ना, गार्ड सेल्स स्वेल करेगा, स्वेल करेगा तो क्या हो? बीच का हिस्सा उठ जाएगा, बीच का हिस्सा चौड़ा हो जाएगा। तो ये कंट्रोल यही करेगा। दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ध्यान रखिएगा कि गार्ड सेल में कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है? तो इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। मोस्टली ध्यान रखिए, गार्ड सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, और इसका मुख्य काम क्या? पहला प्रोटीन सिंथेसिस, और दूसरा वैक्यूल्स और वेसिकल्स का निर्माण करना है। क्लियर? अगला हो गया लाइसोसोम। तो हम लोग दो सेल ऑर्गेनल की बात किए, तीसरे सेल ऑर्गेनल की हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे लाइसोसोम की। थर्ड हमारा सेल ऑर्गेनल है वो दैट इज लाइसोसोम। और आपको पता है लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जिसमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम पाया जाता है। इसमें अ नंबर ऑफ गार्ड सेल्स आल्सो कंटेन अ नंबर ऑफ लाइसोसोम दैट कंट्रीब्यूट टू द वॉल फॉर्मेशन ऑफ सेल। इसमें लाइसोसोम का मेन काम है वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करना। अब वॉल फॉर्मेशन कैसे? जैसे जो आपका हुआ क्या कि कंटिन्यूअसली गार्ड से
गार्ड सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा, स्वेल करेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा। इस कंडीशन में बहुत सारे इसकी माइक्रोफाइब्रिल्स हो गए या सेल ऑर्गेनेल वो वीक हो जाएंगे। अब जब कमजोर हो जाएंगे उनको डिजनरेट कौन करेगा, उसको नष्ट करने का कौन काम करता है सेल में, तो सेल का सोसाइटी बाय किसको करते हैं, लाइसोसोम को। यानी सेल का क्या काम है, सेल में जितने भी डिकम्पोजिशन एक्टिविटीज होती है, नष्ट करने की गतिविधियां होती है, वो सारी की सारी डिकम्पोजिशन एक्टिविटी सेलुलोज करता है, लाइसोसोम करता है। दैट्स व्हाई ये इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्या है, हेल्प इन, पहला हेल्प इन वॉल फॉर्मेशन, ये खुद अरेंज होता है। तो लाइसोसोम वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। क्लियर। और इसका क्या काम था, वही जो सेल ऑर्गेनल जो आपको कंपोनेंट गार्ड सेल के जो कंपोनेंट वीक हो उनको नष्ट करना। अगला कहता है कि लिपिड ड्रॉपलेट्स, नेक्स्ट कंपोनेंट इसका होता है लिपिड ड्रॉपलेट्स। लिपिड ड्रॉपलेट्स, लिपिड और प्रोटीन पता है आपको। लिपिड ड्रॉपलेट्स, गार्ड सेल्स कंटेन इंटरमीडिएट टू सिंथेसिस ऑफ वैक्स एंड क्यूटिन। अब कह रहा है क्या, ये लिपिड ड्रॉपलेट्स, जैसा कि आपको पता है लिपिड्स और प्रोटीन, इसका क्या काम है, तो लिपिड ये प्रिकर्सर मीन्स पूर्वज, पूर्वगामी। इट इज प्रिकर्सर ऑफ लिपिड ऑफ वैक्स एंड क्यूटिन। अब ये देखिए पत्तियां होती है ना, ऊपर कहीं सब उसको वैक्सी सब्सटेंस, मोम जैसा सब्सटेंस होता है ना, वैक्सी सब्सटेंस होता है। ये क्या बनाता है, उसको वाटर रिपेलेंट बनाता है, उसके वाटर रहने, जल नहीं रुकता, पानी नहीं रुकता है। तब उसके लिए आता है, उसके लिए प्रश्न है कि आपका लिपिड कहां से आएगा, वैक्स या क्यूटिन कहां से आएगा। तो वैक्स और क्यूटिन कौन रिलीज बनाता है, इसका लिपिड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो इसमें लिपिड ड्रॉपलेट्स भी पाया जाता है। क्लियर। अब उसके बाद हो गया लिपिड ड्रॉपलेट्स। अब न्यूक्लियस की बात करेंगे, तो कह रहा है क्या कि द न्यूक्लियस ऑफ गार्ड सेल्स चेंजेस देयर शेप विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। आपको पता है किसी भी सेल की जिस सारी की सारी जो सेलुलर एक्टिविटी है, कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। किसी भी सेल की सारी सेलुलर एक्टिविटीज न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है, और गार्ड सेल का न्यूक्लियस क्या करता है, गार्ड सेल की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। इट मीन्स गार्ड सेल पोटेशियम कंसंट्रेशन को बढ़ाता और घटाता है, जिसके कारण गार्ड सेल फैलता और सिकुड़ता है। और गार्ड सेल जब फैल जाता है, स्वेल कर जाता है, तो स्टोमाटल पोर ओपन होता है। गार्ड सेल जब कोलैप्स कर जाता है, तो स्टोमाटल पोर क्लोज हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने वाला कौन सा है, न्यूक्लियस है। क्लियर। तो कह रहा है क्या, न्यूक्लियस का मेन काम क्या है, न्यूक्लियस इट कंट्रोल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। यही डिटरमाइन करता है कि वाटर कंसंट्रेशन कितना है। अगर वाटर कंसंट्रेशन बढ़ गया तो स्वेल करा देगा, वो स्वेल कर गया और आपका स्टोमाटल पोर ओपन हो गया। जब कम हो जाएगा वाटर लेवल, तो न्यूक्लियस के द्वारा वो सेलुलर एक्टिविटीज हुई और वो सिकुड़ जाएगा। अगला है प्लास्टिड। जैसा कि आपको पता है प्लास्टिड क्या करता है, प्लांट के ऑर्गेन्स या सेल को कलर प्रोवाइड कराता है। गार्ड सेल कंटेन प्लास्टिड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिड ऑफ गार्ड सेल कंटेन हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च ड्यूरिंग नाइट। अब कह रहा है प्लास्टिड, जिसमें हम लोग यही पढ़े थे ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तो हम यही पढ़े थे कि प्लास्टिड क्या करता है, इसमें प्लास्टिड वैक्यूल से बनाता है जिसमें स्टार्च सीक्रेट होता है। तो पहले तो प्लास्टिड क्या करता है, ये
परफॉर्म फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस as well as plastid stores starch. It contain high amount of starch during night. जो स्टार्च बनता है प्लांट में, लीफ में जो स्टार्च बनता है, उस स्टार्च को की स्टोरेज भी कहाँ होती है? प्लास्टिक में। रात के समय जब दिन में बन गया तो रात भर उनको सारे सेल ऑर्गेनल्स को फंक्शनिंग करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जो आवश्यकता होगी, स्टार्च की जो आवश्यकता होगी, वो कहाँ स्टोर होगा? प्लास्टिक में। इट स्टोर स्टार्च ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि नाइट में क्या होना है इनको, आपको पता है कि जो प्लांट है डे में फोटोसिंथेसिस करता है और रात में रेस्पिरेशन करता है। रात में रेस्पिरेशन इन ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। तो ऑक्सीजन क्या क्या होगा? ऑक्सीडेशन किसका होगा? स्टार्च का, है ना। स्टार्च में ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज आएगा ना इसका, तो ये स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेता है। प्लांट में पहले आपको बताए थे कि क्या ग्लूकोज बनता है, ग्लाइकोजन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है और स्टार्च के रूप में वो स्टोर होता है। जहां कहीं में स्टोर होगा वो स्टार्च के रूप में, क्लियर। और आपको ट्रांसपोर्टिंग सेल में यानी फ्लोएम में किस रूप में पाया जाएगा? ये ग्लाइकोजन के रूप में या ग्लूकागॉन के रूप में। और लीफ में किस रूप में पाया जाएगा? ग्लूकोज के रूप में। लेकिन वही ग्लूकोज प्लास्टिड में कन्वर्ट करके आपको स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑर्गेनल हो गया, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया है क्या है? इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो गार्ड सेल्स कंटेन हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंपेयर टू मेसोफिल सेल। प्लांट के लीफ में मेसोफिल से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। हाई अमाउंट ऑफ, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा फंक्शन करना है, हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन गार्ड सेल। गार्ड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि गार्ड सेल्स को बहुत जल्दी ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, क्योंकि इनको बहुत जल्दी स्वेल करना है, श्रिंक करना है, स्वेल करना, फैलना और सिकुड़ना है। तो फैलने और सिकुड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगा ना, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराएगा? ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? वैक्यूल्स। गार्ड सेल्स में बहुत ज्यादा वैक्यूल्स पाया जाता है। गार्ड सेल्स की अगर आप बात करेंगे, गार्ड सेल्स को अगर आप देखेंगे तो गार्ड सेल्स को अगर गौर से देखिए तो ये इस तरह से ये रचना है। अब इसमें हम आगे स्टडी करेंगे, देखेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि गार्ड सेल्स में की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है। ये गार्ड सेल्स आपका हो गया। तो देखिए गार्ड सेल्स, ये ओपन गार्ड सेल्स है। तो गार्ड सेल्स में वैक्यूल बहुत ज्यादा पाया जाता है। और आपको बता देते हैं, जो भी एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज होने के क्रम में, यानी सब्सटेंस एक्सचेंज होने के क्रम में, पत्तियों में जो वाटर बनता है H2O, फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिया, यहां आया क्लोरोफिल और सनलाइट, इसकी प्रेजेंस में क्या बना? ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज प्लस वाटर। क्योंकि ये जान लीजिएगा कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये ऑक्सीजन आता कहां से है? तो ये ऑक्सीजन वाटर से आता है, RCH। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर रिलीज होता है। अब ये वाटर कहां जाता है? तो ये वाटर आ जाता है आपके गार्ड सेल्स में, और गार्ड सेल्स के वैक्यूल्स में वाटर मॉलिक्यूल भर जाता है।
जब वाटर मोलिक्यूल भरता है तो धीरे धीरे वैक्यूल्स क्या होने लगता है, फैलने लगता है, क्योंकि वैक्यूल इलास्टिक होता है। वैक्यूल होता कुछ नहीं, वैक्यूल क्या, टोनोप्लास्ट से घिरी रचना है, बीच में खाली जगह होता है और इसमें टोनोप्लास्ट है, और टोनोप्लास्ट बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है। तो ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो टोनोप्लास्ट से घिरा होता है। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी वाटर रिलीज हुआ, प्रोड्यूस हुआ, वो सारा का सारा वाटर गार्ड सेल्स में आ गया, सारे का सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो गार्ड सेल्स की तरफ आया। अब गार्ड सेल्स में आने के बाद ये धीरे धीरे क्या हो गया, इसके वैक्यूल्स में फिलअप होने लगा। जब इनके वैक्यूल्स में भरने लगा वाटर, तो वाटर भरने के कारण वैक्यूल्स क्या हो गया, पहले आप समझिए इस तरह से था, इस तरह से था आपका, बिल्कुल ऐसा ही समझिए आपका स्टोमाटा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके वैक्यूल्स में वाटर भरने लगा, तो क्या हो जाएगा, ये चौड़ा होने लगा। क्योंकि ये दोनों सिरा होता है ना, ये दोनों एंड जो होता है ऊपर का ये एंड और ये एंड फिक्स होता है, ये दोनों एंड अपनी जगह से हिल नहीं सकता, हिलता तो धीरे धीरे इससे खुल जाता ना ऊपर, ऐसा नहीं होता, दोनों एंड फिक्स होता है। तो इसके पास ऑप्शन क्या होता है, गार्ड से क्या होता है, स्वेल होने करने लगा, ये स्वेल करने लगा। तो ये स्वेल क्यों करने लगा, चूंकि इसके वैक्यूल्स में वाटर आने लगा। सो अगर गार्ड सेल्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज कॉल्ड वैक्यूल्स, जिसमें वाटर फिलअप होता है, और वाटर फिलअप हो जाने के भरने के कारण गार्ड सेल्स ओपन होता है, चौड़ा हो बड़ा, गार्ड सेल्स आपको कॉन्वेक्स हो जाता है, ये और ज्यादा उत्तर हो जाता है, और जब कॉन्वेक्स हो जाता है तो इस कंडीशन में इसके बीच का हिस्सा देखिए पोर खुल गया ना, और इस तरह से आपका गार्ड सेल ओपन हो जाता है। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को कंट्रोल करने वाला एक और जो कंट्रोल करने वाला फैक्टर, इसमें जो मेन रोल निभाने वाला एक और कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है इसका वैक्यूल्स। क्योंकि वैक्यूल्स में वाटर की कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो गार्ड सेल स्वेल करेगा, और जब गार्ड सेल स्वेल करेगा तो स्टोमाटा ओपन कर जाएगा। सो कीप ऑन माय वीडियो वॉचिंग टू गेट मोर इंफॉर्मेशन। और मैं आपको पहले कह रहा हूं कि मैं आपके लिए वो इंफॉर्मेशन लाऊंगा जो आमतौर पर आपके लेवल्स को नहीं मिलेगा, इसलिए कि आप ज्यादा सीखें, ज्यादा समझें, बिकॉज यू आर मेरिटोरियस, यू आर टैलेंटेड, यू आर जीनियस, और आपको और भी ज्यादा जीनियस होना है। आपको नीट के साथ साथ नीट एग्जाम्स को बिल्कुल क्रैक करना है। आपको नीट का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ये मेरी प्रयास होगी, और इसके लिए आप तैयारी मेरे साथ साथ शुरू कर दें। आप चाहे क्लास 10th में हो या क्लास 11th में हो, आप नीट के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाऊंगा नीट के सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज और उसके अराउंड पूछे जाने वाले टॉपिक्स। मैं टॉपिक्स को इलेबोरेट करूंगा सो दैट आपके पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो कि आपको इससे कोई भी क्वेश्चन बाउंस नहीं किया जाए। मैं अपने सिलेबस को ड्राफ्ट इस तरह से कर रहा हूं सो दैट ये एनसीईआरटी के अराउंड ही घूमेगा, लेकिन जो बातें वहां होगी उन टॉपिक्स को मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, एलाबोरेट करूंगा। आपने नीट लेवल के किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा, किसी ने आपको अभी तक ना तो गार्ड सेल्स के बारे में नहीं बताया होगा, ना ही स्टोमाटा के बारे में बताया, सिर्फ सिंपल सी बताकर चले गए, हाँ भाई स्टोमाटा क्या है, एक छोटा पोर होता है जो गैसेस एक्सचेंज करता है, बस सिर्फ इतना ही। हमने स्टोमाटा के टास्क भी बताए थे। हम गार्ड सेल्स की बात तो वो सिंपल बताएंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में हेल्प करता है। हमने गार्ड सेल्स के सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताया है। इस तरह से हम ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा और भी जो आएगा उसको और डिटेल्स में बताएंगे। सो टू वॉच माई वीडियोज, like my channel, share with your friends and subscribe my channel so that whenever I upload a video you get notification। जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।